Assalamu alaikum. I am Muhammad Musabir, lecturer in Government College University, Hyderabad. Today we are going to discuss animal systematics in detail. Previous lecture मैंने कुछ दिए हैं, उस लेक्चर में अगर आपका ये कॉन्सेप्ट सिस्टमैटिक्स के हवाले से क्लियर नहीं है तो काइंडली टेक्सोनॉमी के ऊपर मेरा लेक्चर सुन लें। और क्योंकि टेक्सोनॉमी में अगर हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे तो वी कॉल दैट इज सिस्टमैटिक्स। Now, there are three school of thoughts. Means within systematics में तीन इकसाम के जो फिक्री जो ग्रुप्स हैं, साइंटिस्ट हैं। तो एक जो स्कूल ऑफ थॉट है उनको हम फाइलोजेनेटिक और क्लेडिस्टिक कहते हैं। वन इज द फाइलोजेनेटिक या क्लेडिस्टिक। दूसरा जो ग्रुप है एनिमल सिस्टमैटिक में वो एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स कहते हैं। और तीसरा जो ग्रुप है साइंटिस्ट का जो कहता है कि एनिमल सिस्टमैटिक को इस तरीके से स्टडी करें, उसको हम न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कहते हैं। वो एक कंप्यूटर एडेड मोर सॉफ्टिस्टिकेटेड सिस्टम है। तो इन तीन स्कूल ऑफ थॉट्स में दो जो है ना हम आज डिस्कस करेंगे और हमारे सिलेबस में जो है ना ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स को डिस्कस करना है एनिमल सिस्टम में। एक फाइलोजेनेटिक और क्लेडिस्टिक और दूसरा एवोल्यूशनरी स्कूल ऑफ थॉट्स। और न्यूमेरिकल को इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे। एनिमल सिस्टमैटिक्स, ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं इसको हम क्लेडोग्राम कहते हैं। क्या? क्लेडोग्राम। क्लेडोग्राम के थ्रू जो है ना हम अरेंजमेंट करते हैं स्पेशली क्लेडिस्टिक में। तो मेन गोल जो है एनिमल सिस्टमैटिक का वो ये है कि टू सिस्टमेटाइज, टू अरेंज एनिमल इनटू ग्रुप्स दैट रिफ्लेक्ट्स एवोल्यूशन रिलेशनशिप। कि इर्तकाई तौर पे मीन्स करंटली उनकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर भी एक जैसे होने चाहिए और हिस्टोरिकली जो उनके एंसेस्टर में मॉडिफिकेशंस हुई हैं एवोल्यूशनरी जो है ना वो ग्रुप भी रिलेशनशिप उसमें कोई ना कोई हो। तो ये जो है ना मेन गोल है सिस्टमैटिक का। नाउ whenever we group, so if groups include most recent ancestral species and all of its descendants, such group is called monophyletic। मीन्स वो ग्रुप जो होते हैं हमारे सिस्टमैटिक में तीन इकसाम के होते हैं। वन इज द मोनोफाइलेटिक ग्रुप, second is the polyphyletic group, third is the paraphyletic group. Monophyletic means having single ancestor, while polyphyletic group have more than two phylogenetic origin, और उनके जो एंसेस्टर दो से ज़्यादा हो सकते हैं। और जो पैराफाइलेटिक ग्रुप्स हैं उनमें जो उनके बारे में हमारे पास नॉलेज जो है ना वी डोंट हैव सफिशिएंट रिलेशनशिप, और वो रिलेशनशिप जो है ना क्लियर करना होता था। जो जिन ग्रुप्स के बारे में, जिस एनिमल ग्रुप के बारे में वी डोंट हैव सफिशिएंट नॉलेज, तो उसको हम पैराफाइलेटिक ग्रुप में रखते हैं। तो इस स्लाइड में आपने ये कि एनिमल सिस्टमैटिक ग्रुप्स इनटू थ्री ग्रुप्स, वन इज द मोनोफाइलेटिक, पॉली। So now question arise, how we group, how we decide grouping of animals. Normally in the taxonomy, a taxonomics look for attributes, or we call the character that indicate relatedness। तो कैरेक्टर के बुनियाद पर
खुसूसियात के बुनियाद पर हम ग्रुपिंग करते हैं। तो कैरेक्टर कैन बी डिफाइंड एज द virtually anything that has the genetic basis and can be measured। कोई ऐसा फीचर जिनकी कोई ना कोई जेनेटिक बेसिस हो, मीन्स जीन हो, डीएनए हो, और उसको मेजर कर सकें, उनको कैलकुलेट कर सकें। मेजर करने का मकसद उनको ऑब्जर्व कर सकें, वो एनाटॉमिकल फीचर भी हो सके, उनको नाइट्रोजन बेसिस भी हो सके, उनके डीएनए, आरएनए। तो ये सारा जो है ना चीज़ें जो है ना एक कैरेक्टर में, तो मिस सारे कैरेक्टर, जैसे कोई एनिमल आपको नज़र आ रहा है कि उनकी जो भी खुसूसियात हैं सारे वो टेक्सोनॉमिक इम्पॉर्टेंस नहीं है। हम टेक्सोनॉमिक उनको इम्पॉर्टेंस देंगे उन कैरेक्टर को, क्योंकि कैरेक्टर की डेफिनेशन पहले आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन जो है ना आपको बिल्कुल क्लियर होगी कि कैरेक्टर है क्या। तो हम उनमें कैरेक्टर्स में दो इकसाम के कैरेक्टर रिकग्नाइज करते हैं। टेक्सोनॉमिस्ट रिकग्नाइज द टू कैरेक्टर्स। One are known as analogous characters and second is known as a homologous character. Homologous, look at this one. Shark has also fin for swimming. Penguin has the wings for swimming and dolphin has the flipper for the swimming. These three characters are totally different from each other. इनकी स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन ये ह्यूमन की आर्म, कैट की जो लेग और वेल की जो ये आर्म है और बर्ड के विंग्स, उनके जो फीचर्स हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं। तो मीन्स ये दो कैरेक्टर्स जो है ना हम रिकग्नाइज करते हैं। कैरेक्टर्स आर द कैरेक्टर्स that are related through the common descent। मीन्स होमोलॉगस कैरेक्टर क्या शो करते हैं कि उनके जो है ना डिसेंट में, जो उनकी ऑफस्प्रिंग में, एंसेस्टर में एक जैसे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्टिब्रेट हैव लेग्स और उस वर्टिब्रेट में विंग्स हैं। ओके, तो विंग्स और लेग्स ये दोनों क्या हैं? ये होमोलॉगस कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर है एनोलॉगस कैरेक्टर आर द रिजेम्बलेंस। ये भी एक रिजेम्बलेंस है, दैट इज रिजल्ट फ्रॉम द एनिमल्स अडॉप्टिंग सिमिलर एवोल्यूशनरी प्रेशर। अगर कोई एनिमल्स जो है ना सेम डिफरेंट एनिमल सेम हैबिटाट में रहना शुरू करता है, तो उस हैबिटाट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना जो है ना बॉडी चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल शार्क तो वैसे पानी में रहती है, अब पेंगुइन भी पानी में, उनको भी तैरना है, तो तैरने के लिए उनके पास वो शार्क वाली चीज तो नहीं है, लेकिन he has to convert the wings for the swimming। सो ये कैरेक्टर कौन सा हो गया? एनोलॉगस कैरेक्टर। मीन्स उनकी एंसेस्टर में नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंट की वजह से वो जो उन्होंने अडॉप्ट किए हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। मीन्स सेम हैबिटाट डिफरेंट एनिमल, जैसे विंग्स हो गए इंसेक्ट में, बर्ड्स में विंग्स हो गए, बहुत अलग ग्रुप हैं लेकिन सेम हैबिटाट में रहते हैं, तो उनको विंग्स, उनका सेम फंक्शन है, उनकी ज़रूरत है सेम। तो ये एनोलॉगस कैरेक्टर होगा। और होमोलॉगस की वजह से जो एवोल्यूशन होती है वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होती है, और एनोलॉगस की वजह से हो जाते हैं उसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। जो भी एनोलॉगस रिजेम्बलेंस हैं, जैसे आप ये स्लाइड में देख रहे हो, बेट है विंग्स, बर्ड्स है विंग्स और इंसेक्ट, तो इनमें जो भी रिजेम्बलेंस हैं, इनके लिए हम टर्म यूज करते हैं होमोप्लासी या होमोप्लेसी। ओके, सो सिमिलरिटी बिटवीन द विंग्स ऑफ द बर्ड्स एंड इंसेक्ट, ये क्या है? इट्स अ होमोप्लेसी। और आपको ये जहन में होना चाहिए कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, व्हेन वी क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म, वी यूज होमोलॉजीज। मीन्स होमोलॉजीज आर यूजफुल इन क्लासिफाइंग द एनिमल्स, नॉट होमोप्लेसीज। एनोलॉगस कैरेक्टर हम क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते। किसके लिए करते हैं? कौन से करते हैं? होमोलॉगस कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं।
तो मीन्स प्रीवियस स्लाइड में जो मैंने एक बात कही थी कि एनिमल सिस्टमेटिक का काम क्या है, ग्रुप करना, ग्रुपिंग करना। फिर मैंने ये बात की कि जो ग्रुपिंग होते हैं वो मोनोफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक, पैराफाइलेटिक। फिर ग्रुपिंग के लिए हमें क्या बेसिस है, कैरेक्टर्स हैं, सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन हम उनमें से दो रिकग्नाइज करते हैं, टेक्सोनॉमिस्ट दो रिकग्नाइज करते हैं, एक एनोलॉगस कैरेक्टर, दूसरा जो है ना होमोलॉगस कैरेक्टर। फिर मैंने आपको मिसालें बताया कि ये होमोलॉगस है, ये एनोलॉगस है। और क्लासिफिकेशन में जो यूजफुल कैरेक्टर क्या होते हैं वो होमोलॉजीज होते हैं। होमोलॉगस कैरेक्टर जो है क्लासिफिकेशन में यूजफुल होते हैं। प्रेजेंस ऑफ one or more homologous character indicates the degree of relatedness between the animals। अगर एनिमल्स में एक या एक से ज़्यादा होमोलॉगस कैरेक्टर हैं तो हम ऐसा ही सोचते हैं कि ये एनिमल एक दूसरे से रिलेटेड है एंड दे हैड कॉमन एंसेस्टर एट सम पॉइंट्स इन द एवोल्यूशनरी। इर्तिकाई तारीख में कहीं ना कहीं इनके कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर होगा, ज़रूर होगा, तो ये करते हैं। तो जो टेक्सोनॉमिस्ट हैं, जो सिस्टमेटिक्स हैं, जो ह्यूमन हैं, उन्होंने ये कोशिश की है कि इस प्रॉब्लम को, इस ग्रुपिंग के प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाए। तो इनमें दो पॉपुलर स्कूल ऑफ थाट्स हैं जो दो मुख्तलिफ अप्रोचेस इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से जो है ना वो ग्रुपिंग होती है। एक को हम एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स कहते हैं और दूसरे को हम फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स या क्लेडिस कहते हैं। तीसरा स्कूल ऑफ थाट है जो 1960 में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, लेकिन इसके बाद जो है ना कोई वो ज़्यादा टेक्निकल है तो उसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। तो ये वो हमारे न्यूमरल स्कूल ऑफ थाट्स है, सिस्टमेटिक्स है। तो ये इस सिलेबस में जो है ना एवोल्यूशनरी और फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक आर क्लेडिस्टिक्स। दिस इज द an approach to animal systematics। और एक क्लेडिस्टिक या एक फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स का जो माहिर होता है उनका जो मेन गोल होता है इज टू जनरेट हाइपोथेसिस ऑफ जीनोलॉजिकल रिलेशनशिप अमिंग मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। कि जो मोनोफाइलेट उनके लिए कोई ना कोई एक हाइपोथेसिस डेवलप करे। और दूसरी बात यह है कि अ क्लेडिस्टिक बिलीव दैट homologies of recent origin are most useful in phylogenetic study। जब भी हम अब मीन्स प्रीवियस अगर मेरी स्लाइड को देखेंगे तो मैंने कहा कि दो कैरेक्टर हैं, एक तो क्या है, वन इज अ होमोलॉगस एंड अदर इज अ एनोलॉगस। तो होमोलॉगस निकल गया, अब हम एनोलॉगस निकल गया, अब हम होमोलॉगस पे आते हैं। तो होमोलॉगस में फिर दो इकसाम के कैरेक्टर होते हैं, एक रिसेंट होमोलॉगस कैरेक्टर, दूसरे एंसेस्टर कैरेक्टर। तो उसमें से क्लेडिस्ट का मानना है कि जो रिसेंट ओरिजिन वाले होमोलॉजीज हैं या होमोलॉज कैरेक्टर हैं दे आर यूजफुल इन फाइलोजेनेटिक स्टडी। सो अगर किसी भी स्पीशीज के जो कैरेक्टर हैं, द एट्रीब्यूट्स ऑफ स्पीशीज दैट आर ओल्ड हैव बीन रिटेन फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर आर वी कॉल द एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। मीन्स वो कैरेक्टर जो कॉमन एंसेस्टर में भी पाए जाते थे और अभी भी पाए गए अभी भी हैं उसी स्पीशी में, तो उन कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, लेकिन हैं होमोलॉगस कैरेक्टर हो। मीन्स होमोलॉगस कैरेक्टर के दो हो गए, एक एंसेस्ट्रल कैरेक्टर और दूसरा रिसेंट कैरेक्टर और ड्राइव्ड कैरेक्टर। तो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर इज नॉन। सो इन क्लेडिस्टिक स्टडीज एंसेस्ट्रल कैरेक्टर स्टेट्स आर कॉमन टू ऑल। जो भी एंसेस्टर ग्रुप होगा उनमें जो एंसेस्टर कैरेक्टर होगा वो सब में एक जैसा होगा, मीन्स एंसेस्टर शेयर्ड एंसेस्टर से कहते हैं। तो दीज कॉमन कैरेक्टर वी कॉल सिंप्लेसोमॉर्फी। वंस अगेन सिंप्लेसोमॉर्फी मीन्स the common character that's found in the ancestor or as well as the present, same character retain हुए तो वो हमारे क्या क्या है, symplecomorphies। okay, the character that
have been arisen since common ancestor without group are called derived characters or apomorphism. ओके अब तो ये हो गया कि जैसे वर्टिब्रेट हैं उनमें नोटोकार्ड हो गया, ये एक क्या हो गया सिम्प्लेसोमॉर्फिक कैरेक्टर हो गया। अब आस्ता आस्ता एक नए कैरेक्टर डेवलप होते हैं जिसको हम ड्राइव्ड कैरेक्टर कहते हैं। जैसे फॉर्मल एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन होगी, ये एलेंटॉइस, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन, तो ये क्या हो गया ये एपोमॉर्फिस और सिन एपोमॉर्फी कैरेक्टर हो गया। तो मीन्स अब दो कैरेक्टर हो गए होमोलॉग, एक एंसेस्ट्रल कैरेक्टर वी कॉल द सिम्प्लेसोमॉर्फी और ड्राइव्ड कैरेक्टर वी कॉल द सिन एपोमॉर्फीज। और ड्राइव्ड कैरेक्टर क्योंकि सारे ग्रुप में सिम्प्लेसोमॉर्फी तो एक जैसे होते हैं, लेकिन अगर विद इन ग्रुप जैसे कार्डेट का मिसाल दीजिएगा, सारे कार्डेट में बेसिक कार्डेट कैरेक्टर सेम है, वो तो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है, लेकिन एव्स में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में विद इन ग्रुप जो कैरेक्टर में चेंज हो रही है वो कौन से हैं? ड्राइव्ड कैरेक्टर हैं। और यही ड्राइव्ड कैरेक्टर क्या हैं? क्लासिफाई करने में और ग्रुपिंग की रिलेशनशिप डेवलप करने में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। जो क्लेडिस्टिस्ट होते हैं वो क्लेडोग्राम बनाते हैं, मीन्स सारी इंफॉर्मेशन ग्रुपिंग जो करते हैं एक ग्राफ टाइप बनाते हैं जिससे हम क्या कहते हैं? क्लेडोग्राफ कहते हैं। जैसे फॉर्मल ये तस्वीर आपको नजर आ रही है, दिस इज इंटायर इज नोन एज ए क्लेडोग्राम कहते हैं। तो इस क्लेडोग्राम में वर्टिब्रेट की फाइलोजेनी बताई गई कि वर्टिब्रेट कहां से पैदा हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल ये वर्टिब्रेट का ग्रुप है, लेम्प्रे, शार्क, ये बोनी फिशेस, लो फिशेस और ये टेट्रापोड्स। ये कितने ग्रुप्स हो गए? 5 जो मेन टेक्स आ गए। और इनका एक आउट ग्रुप है जिसे हम क्या कहते हैं? सेफलोगोड। ये आप हमेशा याद रखें कि व्हेनेवर देयर इज ए क्लेडोग्राम तो उनमें एक ग्रुप होता है जिसे हम क्या कहते हैं? आउट ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? आउट ग्रुप कहते हैं। और ये नोड्स ब्रांचेस जो है ना, तो आउट ग्रुप में ये फेरेंजियल सिल्ट और नोटोकार्ड हैं, तो ये सारे सब में पाए जाते हैं। अब आस्ता आस्ता क्या हो रहा है, और ये जो कैरेक्टर हो गया, ये कौन सा कैरेक्टर हो गया? ये हमारा सिम्प्लेसोमॉर्फिस हो गया, वो सब में एक ही जैसा है। अब जो है ना वर्टिब्रा डेवलप हो रहे हैं, ओके, वो इस ग्रुप में नहीं है, यहां ग्रुप अदर कैरेक्टर जैसे स्विमब्लेडर डेवलप हो रहा है, स्विमब्लेडर हैं, जाज हैं, वो डेवलप हो रहे हैं। तो ये कैरेक्टर्स कौन से हो गए? स्विमब्लेडर्स, जाज वगैरह, ये सिन एपोमॉर्फिक कैरेक्टर हो गए। तो मीन्स ये सिन एपोमॉर्फिक इसके बीच में और इस ग्रुप के बीच में, दोनों के बीच में हमें फर्क बता रहा है। ओके, तो इस तरीके से जो है ना, तो मीन्स क्लेडोग्राम में ये जो एक्सिस है ये शो करती है कैरेक्टर को और ये ग्रुप्स को शो करती है। और पहला जो होता है वो आउट ग्रुप होता है और बाकी जो है ना जिसको हम कंपेयर करते हैं तो इसको हम क्लेडोग्राम कहते हैं। मेन जो क्लेडिस्ट हैं उनका मेन फंक्शन है कि दे डिसाइड व्हाट कैरेक्टर इज एंसेस्ट्रल। ओके, मीन्स आपको पहले, अगर आप एक क्लेडिस्टिक है ना, तो पहले आप डिसाइड करेंगे कि कौन से कैरेक्टर क्या हैं, ड्राइव्ड कैरेक्टर हैं और कौन से एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। मीन्स यू मस्ट बी डिफरेंशिएट बिटवीन द सिम्प्लेसोमॉर्फी एंड सिन एपोमॉर्फी। In deciding what character is ancestral for organism, cladists look for related group of out group। हमें कैसे पता चले कि जो ancestral character कौन सा है? तो हम आउट ग्रुप में जो भी कैरेक्टर होता है वो वैसे उस क्लेडोग्राम में आउट ग्रुप इज नॉट पार्ट ऑफ स्टडी जिसपे हम जिसकी फाइलोजेनी करते हैं, लेकिन एज ए स्टैंडर्ड, एज ए कंट्रोल ग्रुप के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो हम आउट ग्रुप में जो भी कैरेक्टर होगा वो हमारा क्या होगा?
ancestral group होगा. So out group is used to determine whether character is ancestral or has arisen within the study group. तो out group का ये काम हो गया कि हमें ये ग्रुप बताएगा कि कैरेक्टर जो है ना क्या है, एंसेस्ट्रल है, अराइजन. जो भी कैरेक्टर एंसेस्ट्रल होंगे वो आउट ग्रुप में भी होंगे, और जो आउट ग्रुप में नहीं होंगे कैरेक्टर और उस क्लेडोग्राम में होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, सिनएपोमॉर्फिस कहते हैं. जैसे जो प्रीवियस में ट्री डायग्राम हमने दी है तो उसमें भी जो है ना वर्टिब्रेट की फाइलोजेनी डिपिक्ट की गई है जिसमें 5 ग्रुप्स दिए गए हैं. तो ये क्लेडोग्राम का मेन काम क्या है कि टू डिपिक्ट अ सीक्वेंस इन ओरिजिन ऑफ ड्राइव्ड कैरेक्टर, कि कौन से ड्राइव्ड कैरेक्टर कब पैदा हुए और कौन कौन से ग्रुप में से जो ना उनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. और दूसरे क्लेडोग्राम में ब्रांचेस होती हैं, ब्रांच पॉइंट जिसे कहते हैं, नोड्स कहते हैं. ये ब्रांच पॉइंट्स और नोड पॉइंट एक डाइवर्जेंस होता है, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से डाइवर्जेंस होता है. हम बात, अ क्लेडोग्राम is interpreted as a family tree. ओके, और मोस्टली ये एक हाइपोथेसिस होता है मोनोफाइलेट क्लीनेज के बारे में. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल जो पिछला मैंने तस्वीर दिखाई जिसमें ये क्लेडोग्राम दिखाया जिसमें वर्टिब्रेट की फाइलोजेनी, उसमें सेफेलोकॉर्डेट्स कार्डेटा क्या था, आउट ग्रुप था, और ये आउट ग्रुप जो है ना उसमें एंसेस्ट्रल कैरेक्टर थे. तो मीन्स इनमें दोबारा ये सेम बात आ जाएगी, ये बात बार बार कर चुका हूं कि हम 2 कैरेक्टर को रिकग्नाइज करते हैं, सिम्प्लेसोमॉर्फिक कैरेक्टर. सिम्प्लेसो एक सादी डेफिनेशन, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स आर सिम्प्लेसोमॉर्फिक. ओके, और जो मॉडर्न कैरेक्टर हैं या ड्राइव्ड कैरेक्टर हैं उनको हम सिनएपोमॉर्फिक कैरेक्टर कहते हैं. So when we examine the previous cladogram और उनमें जो रिलेशनशिप है, ओके, तो उनमें एक कैरेक्टर जो अपेंडेजेस आ रहा है, उनकी शक्ल और उनके एग्जाम. सो द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड अपेंडेजेस जास एक एंसेस्ट्रल कैरेक्टर नहीं है, ये क्या है, ड्राइव्ड कैरेक्टर है, ये सिनएपोमॉर्फिक कैरेक्टर है. एंड दैट डिस्टिंग्विश 4 वर्टिब्रेट ग्रुप फ्रॉम द लैम्प्री, कि लैम्प्री से उनको डिस्टिंग्विश कर रहा है. तो पहले स्लाइड में मैंने बताया सिनएपोमॉर्फिक का यही मेन काम है कि विद इन ग्रुप्स जो है ना सारे तो वर्टिब्रेट हैं लेकिन विद इन ग्रुप जो डिफरेंशिएट कर वो सिनएपोमॉर्फिक है. The ancestral character state of paired appendages reflect in adaptation for swimming. The derived character state for paired appendages involve the acquisition of muscular lobe. अब जो है ना स्विमिंग के लिए उनके पास तो कोई ना कोई एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है कि उनके पास अपेंडेजेस हैं, स्विमिंग के लिए अपेंडेजेस हैं, जैसे फिन्स हो गए. लेकिन कुछ फिशेस में वो फिन्स क्या हो गए, लोब्ड हो गए, मस्कुलर हो गए. तो वो मस्कुलरिटी क्या हो गई, वो सिनएपोमॉर्फिक कैरेक्टर हो गया. यहाँ आगे चलकर उससे जैसे ट्रेटापोड्स में जो है ना ये हाथ पाँव ये आ गए, ये मीन्स लेग्स हो गए, 4 लिम्स, हाइंड लिम्स आ गए. तो ये क्या हो गया, ये हमारे क्या हो गए, ड्राइव्ड कैरेक्टर हो गए. So the character appendages with muscular lobe is a synapomorphic character that create a related subset of vertebra. वो मीन्स इस कैरेक्टर ने वर्टिब्रेट के सबसेट बनाए, एक कौन सा, लोब्ड फिशेस, फिन फिशेस, और सेकंड बनाया ट्रेटापोड्स बनाया. तो द रिलेटेड सबसेट within a cladogram is called clades. तो क्लेड की डेफिनेशन आप अच्छे तरीके से इसे करें कि क्लेडोग्राम, unlike the paired appendages character, other character in the cladogram seems to appear out of nowhere. जैसे sucker like mouth,
swim bladder, lungs are not mentioned again. These are derived character. ये भी जो है ना पहले मेंशन नहीं है, ये भी क्या है, derived character हैं और उसी पर्टिकुलर लीनिएज में ओरिजिनेट हुए हैं, किसी न किसी पॉइंट से अपने एंसेस्टर से कैरेक्टर से डाइवर्ज हुए हैं. In these cases, the absence of character in one lineage represent ancestor character state. अगर कोई lineage में नहीं है तो वो उसको हम represent करते हैं ancestor character. Notice that one can expand the tetrapod low-fin fish scalate to include perch and related biofish by moving one point of reference to the swim bladder or lungs. Tetrapods and low-fin fishes may not only form a clade. ये दोनों जो है ना टेट्रापोड्स और लोफिन न सिर्फ क्लेड बना रहे हैं और ये दे आर आल्सो सिस्टर ग्रुप. So two taxa are the sister group if they are share most recent common character. अब एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है सिस्टर ग्रुप का कि अगर जो ड्राइव कैरेक्टर अगर दो क्लेड में पाया जाता है, दो अलग क्लेड्स हैं, उसमें कोई कैरेक्टर जो है ना ड्राइव कैरेक्टर पाया जाता है तो वो दोनों क्या हो गए, सिस्टर टेक्सा या सिस्टर ग्रुप बन गया. Knowing that two taxa form a sister group ensure that one is considering monophyletic clade. तो आप जब आप कह रहे हैं कि ये दोनों टेक्सान जो है ना टेक्सा सिस्टर ग्रुप है तो इसका मतलब आप क्या बना रहे हैं, एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप बना रहे हैं. सो पर्च एंड रिलेटेड फिशेस एंड लो फिनिश फिशेस आर नॉट सिस्टर ग्रुप. अगर ये पर्च रिलेटेड फिशेस और लोब अगर सिस्टर ग्रुप नहीं है तो आप समझ सकते हैं तो ये इसको हम मोनोफाइलेटिक नहीं कह सकते. The grouping that include only these two taxa would be paraphyletic. इनके बारे में अभी तक sufficient knowledge नहीं है तो ये paraphyletic group हो गया because the most recent common ancestor of low-fin is not shared with the perch. के low finish के recent ancestor हैं वो ना पर्च के जो recent ancestor उनसे shared नहीं होते तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, ये paraphyletic ग्रुप हो गया. सेम जो है ना क्लेडोग्राम जो हमने पहले डिस्कस किया, इसमें आपको सिर्फ जो है ना समझने की बात यह है कि क्लेडोग्राम है क्या. ये क्लेडोग्राम, इस किस्म की डायग्राम को हम क्लेडोग्राम कहते हैं और क्लेडोग्राम कौन इस्तेमाल करते हैं, क्लेडिस्टिस इस्तेमाल करते हैं. और क्लेडोग्राम में एक एक्सिस होती है जिस विच शोज द कैरेक्टर. ये क्या कर रहे शो कर रहे हैं, कैरेक्टर शो कर रहे हैं. और पहला जो होगा जिसमें एंसेस्ट्रल कैरेक्टर होंगे वो हमारा आउट ग्रुप होगा. ये सारे क्या हैं, क्लेड्स हैं. ये जो आपको ब्रांचेस या जिसको हम नोड्स कहते हैं, इनको नोड क्लेड या नोड ब्रांच क्लेड जो है ना ये क्या है ना, ये क्लेड कहते हैं इनको हम. प्रीवियस जो 7.5 फिगर मैंने दिखाए कि ये शो कर रही है एवोल्यूशनरी ग्रुप को, वर्टिब्रेट को, और इनका भी सेम जो है ना सेफलोकार्डेट्स एक आउट ग्रुप है और विद इन जो है ना एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कैरेक्टर जो है ना वो सिन एपोमॉर्फिक कैरेक्टर है. और यही कैरेक्टर जो है ना रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स और कुछ और में डिफरेंशिएट कर रहा है. The distinguish between reptiles, birds and mammals require looking at a character that was even more recently derived than extra embryonic character. जैसे आप अगर नए हैं तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो है ना मेम्ब्रेन, जैसे कोराइन, एलेंटोइस ये परिंदों में, रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं लेकिन एम्फीबियन और मछलियों में नहीं पाए जाते. तो मीन्स ये कैरेक्टर रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स को किससे डिफरेंशिएट कर रहा है, एम्फीबियन और फिशेस से डिफरेंशिएट कर रहा है. अब हम समझेंगे कि ये तीनों ग्रुप्स जो है ना बर्ड्स, मैमल और रेप्टाइल, इनमें कोई और रिसेंट कैरेक्टर होगा, ड्राइव्ड कैरेक्टर होगा जिससे जो है ना एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो सकते हैं. सो द ड्राइव्ड कैरेक्टर, द शेल
distinguish turtle from the all other member of the clade। तो टर्टल में एक कैरेक्टर है, शेल है, वो और से अलग कर रहा है। जिस तरीके से स्कल है, स्कल कैरेक्टर वो डिस्टिंग्विश कर रहा है लिजर्ड, क्रोकोडाइल और बर्ड लीनिएज को मैमल से अलग कर रहा है। जैसे हेयर है, ये एक रिसेंट कैरेक्टर है। मेमोरी ग्लैंड्स हैं, एंडोथर्मिक, ये जो है ना मैमल्स के यूनिक कैरेक्टर है, वो ड्राइव्ड कैरेक्टर है। और अक्सर जो है ना बच्चों से हम सवाल पूछते हैं, भाई मैमल्स की कैरेक्टर लिख ले या रेप्टाइल्स के कैरेक्टर लिख ले, तो बच्चे ऐसे ही लिख लेते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं। तो उस वक्त की कैरेक्टर का मतलब कि उस ग्रुप को जो डिफाइन करते हैं। जैसे मैमल को कौन डिफाइन कर रहा है, हेयर, मेमोरी ग्लैंड्स, एंडोथर्मी, ये डिफाइन करें तो वो लिखनी है। So synapomorphy are at one level of taxonomy, maybe synplesomorphy at different taxonomic level। कोई कैरेक्टर ऐसा हो सकता है कि एक लेवल में वो सिनएपोमॉर्फी है और दूसरे लेवल में वो सिम्प्लेसोमॉर्फी। तो ये आप उस वक्त इसको अंडरस्टैंड करेंगे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। तो जैसे फॉर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, जैसे सिनएपोमॉर्फिक कैरेक्टर विद इन वर्टिब्रेट। ओके, तो ये जो है ना इट इज सिंपलेस्ट मीन्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किसके लिए है कि बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स को एम्फीबियन और फिशेस से डिफरेंशिएट करने के लिए ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन वाला कैरेक्टर क्या है, सिनएपोमॉर्फिक है। लेकिन इट इज सिंप्लेसोमॉर्फिक, ये फिर क्या हो गया, सेम कैरेक्टर सिंप्लेसोमॉर्फिक क्या हो गया फॉर रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल, बिकॉज इट्स एंसेस्ट्रल कैरेक्टर फॉर द क्लेड। इन तीनों के लिए एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है, क्योंकि रेप्टाइल में ड्राइव्ड कैरेक्टर और हो गए जिसकी वजह से वो रेप्टाइल हो गए, और मैमल्स में कुछ और ड्राइव्ड कैरेक्टर आ गए, तो जिसकी जो मैंने पहले डिस्कस किया, मेमोरी ग्लैंड हो गए। तो मींस सेम कैरेक्टर, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक स्टेज में क्या है, सिनएपोमॉर्फिक है, दूसरी स्टेज में क्या है, दूसरी लेवल में सिनप्लेसोमॉर्फिक कैरेक्टर है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट ऐसा रट्टा नहीं है कि भाई एक कैरेक्टर सिनएपोमॉर्फिक है तो हमेशा वो सिनएपोमॉर्फिक, लेकिन लेवल चेंज होगी तो उनकी जो स्टेटस वो भी चेंज होगा। Okay, so as with the classification system as a whole, cladogram depict a hierarchy of relatedness। तो cladogram जो वो भी एक relatedness शो कर रहा है, और ये हमने इस जो है ना फिगर 7.5 में डिस्कस किया है। और इसके बाद जो है ना हम कुछ जो वो हमारी दूसरी अप्रोच है, वो है एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स कर रहे थे। एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक में हम ट्री डायग्राम या ये जो ट्री डायग्राम है ये कंसिडर करते हैं। तो आप अगर बिल्कुल नए हैं तो एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स ये डायग्राम इस्तेमाल करते हैं, और क्लेडिस्टिक जो सिस्टमैटिक्स है वो क्लेडोग्राम इस्तेमाल करते हैं। एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक ये पुरानी भी है, ट्रेडिशनल अप्रोच भी है, और ज़्यादातर इस्तेमाल भी होती है, और इसमें मॉडर्न एवोल्यूशनरी और जेनेटिक थ्योरीज भी जो है इनको इंटीग्रेट किया गया है। और हमारे पास देयर आर टू क्राइटेरिया यूज फॉर एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक। एक तो रिसेंसी ऑफ कॉमन डिसेंट है, एंड अमाउंट एंड नेचर ऑफ द एवोल्यूशनरी चेंजेस बिटवीन द ब्रांच पॉइंट। ये दो जो है ना कि कौन सा कैरेक्टर या डिसेंट जो है ना रिसेंस है या रिसेंट है, और उसमें से जो एवोल्यूशनरी चेंजेस वो उनकी कितनी क्वांटिटी है, उनकी क्या नेचर है। एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक रिकॉग्नाइज द यूज ऑफ प्लेसोमॉर्फिक एंसेस्ट्रल कैरेक्टर एंड एपोमॉर्फिक ड्राइव्ड कैरेक्टर इन फैशन सिमिलर टू हाउ फाइलोजेनेटिक सिस्टम यूज द कैरेक्टर। मीन्स इनकी जो एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक हैं उनके सिनएपोमॉर्फिक, सिनप्लेसोमॉर्फिक के बारे में वही सोच है जो क्लेडिस्टिक की है, सेम है। और ड्राइव्ड कैरेक्टर स्टेट्स आर यूज्ड टू इवैल्यूएट ब्रांचिंग पैटर्न विद इन फाइलोजेनेसिस। यहाँ भी हम ड्राइव्ड कैरेक्टर यूज करते हैं उनके ब्रांच बनाने में।
फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स में ओके इनमें यह है कि अगर एक ड्राइव्ड कैरेक्टर है, अगर क्लेडिस्टिक जो उसको अहमियत दे रहा है वो थोड़ी सी अहमियत कम होती है, जो एवोल्यूशनरी होते हैं वो ड्राइव्ड कैरेक्टर को थोड़ी सी ज्यादा जो है ना अहमियत देते हैं। मीन्स ड्राइव्ड कैरेक्टर को कितना यूज, मीन्स अगर 5 ड्राइव्ड कैरेक्टर हैं, 5 में से आप जो है ना किसी एक को ज्यादा अहमियत देते हैं, दूसरे को अहमियत नहीं देते। फॉर बर्ड्स में जो है ना विंग्स हैं, फीदर्स हैं, ये क्या है तो ड्राइव्ड कैरेक्टर। और एक एवोल्यूशनिस्ट जो होता है, एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स होता है, इस ड्राइव कैरेक्टर को ज्यादा अहमियत देता है और कुछ और जो ड्राइव कैरेक्टर हैं उनको कम अहमियत देता है। Characters are weighted more heavily than other derived character because to form adaptive zone, तो मैंने ये पहले से बात की। 10 यूनिक कैरेक्टर ऑफ बर्ड्स आर कंसिडर्ड मोर इंपॉर्टेंट टू टेक्सोनोमिक डिसीजन। जो यूनिक कैरेक्टर होते हैं उनको हम ज्यादा जो है ना एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक उसको ज्यादा अहमियत देते हैं। द वर्क ऑफ एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक लाइक दैट ऑफ क्लेड इज रिप्रेजेंटेड बाय द ट्री डायग्राम। तो यहाँ वो क्लेडोग्राम बना रहे हैं, यहाँ ट्री डायग्राम बना रहे हैं। ओके क्लेडोग्राम और ट्री डायग्राम में थोड़ी बेसिक जो है ना इंफॉर्मेशन की कमी होती है, मीन्स उनकी एक तो स्ट्रक्चर में फर्क होता है। जो ट्री डायग्राम में हम जो है ना फॉसिल्स की इंफॉर्मेशन, उनका पीरियड भी डिपिक्ट करते हैं और कौन सी लीनेज किस वक्त में कितनी एबंडेंस में थी वो भी हम देख कर सकते हैं। क्लेडोग्राम में इस तरीके से नहीं था, उनमें फॉसिल रिकॉर्ड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, कौन से पीरियड में आया, टर्शियरी पीरियड में आया, क्वार्टरनरी पीरियड में, वो भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये भी नहीं आता था कौन सा ग्रुप कितने किस टाइम में एबंडेंट था, उनकी कम पॉपुलेशन थी ज्यादा। ये तीनों चीजें हम क्लेडोग्राम में नहीं देते, ट्री डायग्राम देते हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में देते हैं। इसको आप देख लें कि ये एक ट्री डायग्राम है, ये एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक बनाते हैं। इसमें ये सारे जो है ना ये ग्रुप हैं, ये एनिमल ग्रुप्स हैं, ये मुख्तलिफ हैं। ओके इनमें ये आप देख सकते हैं ये सारे उनके कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डोविशियन पीरियड, सिल्वरियन पीरियड, डिवोनियन पीरियड, कार्निफोर, परमियन, टर्शियन, जुरासिक, क्रिटेशियस, ये सारे पीरियड्स कर दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं कि इस स्टेज में ये ग्रुप ज्यादा एबंडेंट था, आस्ता आस्ता इनकी पॉपुलेशन कम हो गई। या इस तरीके से ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल यूनिफॉर्म है। इस ग्रुप को देख सकते हैं कि ये पहले थोड़ा सा एबंडेंट था, फिर डाइवर्सिफाइड हो गया, फिर इनके कुछ मेंबर ये एबंडेंट हो गए, फिर इनकी पॉपुलेशन कम हो गई। सेम में इनकी पहले पॉपुलेशन यहाँ कम थी, ये पतली जो शक्ल है इसलिए, और फिर ये ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से मीन्स फाइलोजेनेटिक ट्री में, एवोल्यूशनरी ट्री में ये दोनों फॉसिल रिकॉर्ड, पीरियड्स, एबंडेंस ऑफ पॉपुलेशन, ये इसको हम ज्यादा अहमियत देते हैं। सवाल ये है, आप भी नए सीखने वाले हैं, तो कौन सा स्कूल ऑफ थॉट जो है ना ठीक है, प्लस और माइनस पॉइंट्स क्या है। तो पहले मैंने आपको बता दिया कि सिस्टमैटिक एनिमल सिस्टमैटिक्स में 2 कॉमन स्कूल ऑफ थॉट्स है, एक फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक, दूसरा एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक। फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स में ये क्लेडोग्राम बनाते हैं, ये ट्री डायग्राम एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक में बनाते हैं, और इनकी कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ माइनस पॉइंट्स हैं। ओके तो इसको डिस्ट्रिक्ट एंड एवोल्यूशनरी सिस्टम में डिबेट मेरिट ऑफ अप्रोच टू एनिमल टैक्सोनॉमी, लेकिन ज्यादातर जो जोलॉजिस्ट हैं वो क्लेडिस्टिक को मानते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। ओके और अगर जो दोनों डायग्राम्स थी क्लेडोग्राम और ट्री की, उसमें एक तो फर्क ये था कि ड्राइव्ड कैरेक्टर की इंटरप्रिटेशन इन दोनों में अलग है। क्लेडोग्राम में ड्राइव्ड कैरेक्टर को सबको अहमियत है, सब ड्राइव, लेकिन एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक में कुछ ड्राइव्ड कैरेक्टर को ज्यादा वेट दिया जाता है और कुछ कैरेक्टर को नहीं दिया जाता है। और दूसरी अहम बात यह है
कि एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स में पीरियड्स, फासस रिकॉर्ड और किस पीरियड में उनकी तादाद कितनी थी ये दिया जाता है, और ये क्लेडोग्राम में नहीं दिया जाता है। Cladistic analysis show that the birds are more closely tied by common ancestors to the alligator and crocodile than to the other group of living birds. मीन्स ये क्लेडोग्राम डायरेक्ट बात करता है कि ये इनसे ताल्लुक है, वो बिल्कुल एक समराइज टाइप है। अकॉर्डिंग टू क्लेडिस्टिक इंटरप्रिटेशन, birds crocodile should be assigned to group that reflect their close common ancestry। तो वैसे क्रोकोडाइल फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स का जो हम यूज करते हैं एक रेप्टाइल में, लेकिन इनके एक दूसरे से एंसेस्टर जो है ना मिल रहे हैं, तो ये जो है ना थोड़ा से तो कॉमनली जोलॉजिस्ट जो भी हैं वो प्रेफर कहते हैं क्लेडोग्राम को कहते हैं, और एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक या ट्री डायग्राम को कहते हैं। लेकिन दोनों जो है ना टूल्स जो है ना यूज़ करने के लिए बहुत अहम है, बहुत इनका अहम रोल है। हमें दोनों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड और इनको कॉन्सेप्ट को इनको समझना चाहिए, इनमें जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको समझना चाहिए। और क्लेडोग्राम जैसे जैसे हम आगे ग्रुपिंग करेंगे या जैसे फाइला डिस्कस करेंगे, तो हर एक फाइला में फाइलोजेनिक कंसिडरेशन एक टॉपिक है, उसमें से उनकी फाइलोजेनी, तो मीन्स एक क्लेडोग्राम भी उनका बना होगा, एक फाइलोजेनिक ट्री बना होगा। तो काइंडली इसको अच्छे तरीके से मेरे लेक्चर को 2 बार सुन लें और इन दोनों कॉन्सेप्ट को कर लें कि बार बार यही क्लेडोग्राम हर एक फाइलम के एंड में आएगा, फाइलोजेनिक ट्री हर एक में एंड में आएगा, तो वो समझने में आपके लिए आसानी होगी। जो भी मैंने इंफॉर्मेशन शेयर की उसमें 10th एडिशन मिलर हाले से ली गई है। कोई सवाल है तो आप वो मुझे ईमेल कर सकते हैं abromusa@gmail.com। और जोलॉजी के हवाले से इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं की, वो उनका ये सबब था कि ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया, तो इस वजह से कुछ चीज़ें मुझे लंबे होने की वजह से परेशान होकर बच्चे इस पर कंसंट्रेट नहीं करें, लेकिन बार बार सुने। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस।